गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सिविक्स के विद्यार्थी इस क्लास के तहत देखें कि आप लोगों को हम भारतीय संविधान में मूल अधिकार की जिक्र कर रहे थे और उन अधिकारों में जो हमने बताया था आप लोगों को कि जो मूल अधिकार के रक्षा का काम करता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। लेकिन एक संस्था हमारी है, ठीक है, जो मानव अधिकारों के रक्षा के लिए काम करती है, वो आयोग के नाम से जैसे मानवाधिकार आयोग है, ठीक है। इसका भी काम है कि यह मानव अधिकारों के हनन की रक्षा के संदर्भ में अपना कार्य करती है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मानवाधिकार आयोग है क्या। जैसे सामान्यतः पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स आदि संस्थाएं अधिकारों की निगरानी रखने का कार्य करती हैं। अब याद कर लीजिएगा, PUCL और PUDR, एक है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और दूसरा है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। परंतु इन अधिकारों की सुरक्षा को और अधिक सुरक्षित बनाए रखने के लिए सन 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो अब पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में। इस आयोग में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का एक एक पूर्व न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले 2 सदस्य शामिल होते हैं। तो अब कैसे गठन होता है ये भी लिख दिया गया आपका। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का एक एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार से के संबंध में सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले 2 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, तो अब यहां पर आपका गठन भी दे दिया गया। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, उसकी संरचना किस तरीके से बनी हुई है। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर मामले की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पर उस जांच करने का उसको अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जेल में बंद कैदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए देश की किसी भी जेल में जा सकता है, ये उसका अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में शोध कार्य कर सकता है, मतलब राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में शोध कार्य कर सकता है, ठीक है। मानवाधिकार क्षेत्र में लगे हुए संगठनों को प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये इसका काम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार अपने गठन के बाद आज तक अनगिनत मामले सुलझा चुकी है, परंतु पंजाब में युवकों के पथभ्रष्ट होने पर गुजरात दंगों के मामलों में इस आयोग मतलब इसकी जो जांच थी, कह सकते हैं उल्लेखनीय, मतलब जिसमें कुछ मामलों में कह सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है, जैसे मूल अधिकार आपका समाप्त होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल आप लोगों को वीडियो भी भेजे थे, उसमें डिटेल में आपको बताया गया। अब इतना कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। आप लोग इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ विद्वानों का कुछ स्टेटमेंट है। जैसे BN राव के सुझाव पर शामिल किया गया, किसको? नीति निर्देशक तत्व को, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अंबेडकर ने इन संविधान मतलब नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा, इसको समझ लीजिएगा कि ये विधान पालिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश हैं। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होगा वह अपनी इच्छा से कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं होगा, उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना होगा। एक इसका स्टेटमेंट है अंबेडकर साहब का, ठीक है। अब इसी रूप में आप कह सकते हैं संविधान के चौथे भाग में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, जिन्हें सामाजिक
और आर्थिक न्याय और लोकतंत्र का चार्टर भी कहा जा सकता है। ठीक, अब नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है आप उसको देख सकते हैं कि जो 36 से 51 तक है इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। राजनीतिक नीति से संबंधित, सामाजिक नीति से संबंधित, आर्थिक नीति से संबंधित, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित, स्वास्थ्य नीति से संबंधित। ठीक है, तो पहला जो लिखा गया आपका विचारधाराओं से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो अगर हम विचारधाराओं से मतलब देखते हैं तो जो उसका वर्गीकरण है वो कुछ अलग दिखाई पड़ेगा, जो इस रूप में है। पहला है समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, मतलब विचारधारा में पहला कौन विचारधारा था? समाजवादी। तो उसके आधार पर किस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों का डिवाइडेशन किया गया है आप लोग यहां पर देख लीजिए। ठीक, अगला है गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत पर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उसको देख लीजिए। इसके बाद है उदारवादी सिद्धांत। तो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको देख लीजिए। मतलब केवल यहां पर लिखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। तो आप लोगों को इतना देख लीजिए। ठीक, इसके बाद अगला जो है आपका मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या संबंध है ये पढ़ना है। ठीक है, सकारात्मक बनाम नकारात्मक। और यहीं पर आप लोगों का जैसे न्याय योग्य बनाना, न्याय योग्य नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का व्यापक राजनीतिक महत्व क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र बनाम आर्थिक लोकतंत्र, मौलिक अधिकार अधिक निश्चित और स्पष्ट हैं, मौलिक अधिकारों की श्रेष्ठता इसका है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का तो अलग से वीडियो आप लोगों को हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में आपको याद करना और मौलिक अधिकारों के महत्व को लर्न करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो आज की क्लास के तहत हम आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं बस केवल इतना कि मानवाधिकार आयोग क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताए, आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, तो इसका वर्गीकरण हम कह सकते हैं कि 2 तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पहला है राजनीतिक से संबंधित, दूसरा है सामाजिक नीति से संबंधित, फिर है आर्थिक नीति से संबंधित, शिक्षा व संस्कृति से संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित। मतलब किस तरीके से इसका वर्गीकरण दिया गया है। ऐसे ही अब जब विचारधाराओं के रूप में हम जाते हैं तो वहां पर आपका मिल जाता है समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी, उदारवादी, अंतरराष्ट्रीयतावादी नामक 4 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया है। ठीक है, पहला है राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा संस्कृति के रूप में, और दूसरा है विचारधारा के रूप में। विचारधारा के रूप में हम 4 रूपों में पाते हैं और जो ऊपर दिया गया है इसको हम 5 रूपों में पाते हैं। तो बस इतना ही आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। आगे आप लोगों को एक एक अनुच्छेद का डिटेल बताया जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।